माँ और बब्बू और डैडी नीचे दालान में, और बस मेरा मुझे चाह रहा था किसी तरह भाग के देखूं तो लेखक कैसे सोते। पहले किसी के बारे में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, सच में। बहुत छोटी थी ना मैं, लेकिन उस रात उस खुले आकाश के नीचे पहली बार मैंने अपने आप को इतना आजाद, इतना उन्मुक्त पाया था। यूं लगता था कि जैसे सारे विराट आकाश को अपने अंदर भर सकती, कितनी ही सोई हुई दिशाओं कहीं भी उड़ान भर सकती। कितनी बार मन में आया जाऊं नीचे, तुमसे बात करूं और कहूं सुनो, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत दुखी इंसान हो, यहां वहां चलता रहता। मैं भी बहुत दुखी लगी, लेकिन ये बात और है कि तुम्हारा दुख सब जानते हैं, क्योंकि तुम एक जाने माने लेखक हो। मेरे दुख को कोई नहीं समझता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी में बहुत मामूली सी लड़की हूं। कौन से दुख बतलाती तुम्हें? माँ के साथ मेरे रिश्ते के बारे में, हमेशा मेरे साथ किया हुआ बेगानों सा व्यवहार, बात या बिना बात पे हाथ चलाना, मेरी पढ़ाई बंद किए जाना, मुझ पर कड़ी नजर रखना, बेवजह। कौन से दुख बता? खैर, उस रात कुछ कह नहीं पाई तुमसे, लेकिन दूसरे दिन एक पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना था, मुझे याद है, दिल एक मंदिर। पता नहीं तुम ये बातें याद रखते हो कि नहीं। माँ ने बड़ी दरिया दिली दिखाई, तुम और मैं एक साथ बैठे थे संयोगवश, और बार बार हमारी कोहनियां कुर्सी के हाथ पे टकराती थी, बड़े स्पंदन होते थे, लेकिन ना तुमने कुछ कहा ना मैंने। और अचानक मेरा रुमाल नीचे गिर गया, और जैसे ही मैंने झुक के उसे उठाया, मेरे हाथ तुम्हारे पैरों से जा लगे, फिर भी तुम कुछ नहीं बोले। रात को जब सब बैठे थे और कहानी सुधरवाने की बातें हो रही थी, तुमने कहा कि तुम कुछ दिन दिल्ली रुकोगे और फिर शायद विदेश चले जाओगे हमेशा के। विदेश में क्या रखा है? विदेश में कुछ नहीं है, इसीलिए जाना चाहता हूं। तुम्हारी बातें मेरी कभी पल्ले नहीं पड़ी, उस दिन भी नहीं। खैर, कहते ही तुमने मेरा हाथ हल्के से दबा दिया था, और मैंने वही हाथ उठाकर झट से अपने माथे पर रख लिया, और बड़े फिल्मी अंदाज में बोले, चलो यही बात कसम खा के कहो। और तुम खामोश, बिल्कुल खामोश हो गए थे, और उसी खामोशी में ही दिल्ली चले गए थे। उसके बाद तुमने मुझे कुछ खत लिखे थे, शिमला से, दिल्ली से, बड़ी भारी भरकम बातें लिखते थे। दाग छुआरा छाई अमृत पर, विष कीड़ा विष खा, है ना? ऐसा ही था कुछ। हर आदमी की एक इमोशनल भूख होती है जो हर व्यक्ति से पूरी नहीं होती, ये था इस बात का मतलब। और इमोशनल इंटीग्रेशन ही हर जिंदगी की और रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए। मैं क्या जानती ये बात है? मैंने दुखी होकर तुम्हें एक खत लिख रहा था कि देखो प्रेरक, आपका पत्र मिला। मैं अपने आप को बहुत संकट में पाती हूँ, मैं जान नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या है, क्या आप चाहते हैं मैं अपने मुंह से वो सब कहूं जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। क्योंकि आप शायद समझते हैं कि दिल की बात कह देने से आदमी छोटा हो जाता है। जवाब आया, लेकिन फिर भी सीधा नहीं। प्रिय अनीता, कल बहुत उम्मीद लेकर पोस्ट ऑफिस गया था, लेकिन मेरे नाम का कोई खत मुझे नहीं मिला। आज फिर गया तो तुम्हारा एक खत मिला। कल नाटक पूरा हो गया था और आज तुम्हारा खत मिला। एक साथ इतनी खुशियां। कल नाटक फेयर करने बैठा तो 2 ही पन्ने टाइप कर पाया। एक पन्ने पे लिखा लहरों के राजहंस, और दूसरे पर उस एक के लिए जिसे ये लगता है कि मन की बात कहने से आदमी छोटा हो जाता है। आज बस इतना ही फेयर कर पाया। आशा है प्रसन्न होगी। सस्ने रैकेट। इन सब के बावजूद प्रश्न चिन्ह और बड़ा होता चला जा रहा था, और उसके आगे छोटे और कौन होते चले जा रहे थे। फिर आप एक बार मुझे और देखने घर आए थे, मुझे बहुत सख्त बुखार था, निमोनिया हो गया था शायद। घर के मोड़ पे ही तांगे से बंधे घुंघरू से पता चल गया था कि
बैठी हुई थी अपने कमरे में, रजाई पर, बहुत बेचैन। आप दाखिल हुए, माँ ने स्वागत किया, चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और आप मेरे एकदम पास आ गए और फिर मेरे होठों को ये कानों में शायद मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए वो अंग्रेजी के 3 लफ्ज कहे थे। वो जल्दी से जाके सोफे पे बैठे। इस बीच में ना तो आपसे आंख ही मिला पाई और ना ही कुछ बोल सकी। और माँ आई तो कहने लगी, आप कोई अच्छा सा लड़का देख के बताइए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अनीता के हाथ पीले कर दें। आपने मुझसे कहा था मैं एक बहुत बदनसीब आदमी हूं अन्ना, तुम्हें मेरे साय से भी दूर रहना चाहिए। जैसे कि दुनिया जानती है मैं एक बहुत असंभव व्यक्ति हूं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत ईमानदार आदमी हूं। और अगर एक असंभव व्यक्ति के साथ मुझे एक ईमानदार आदमी भी बहुत बहुत पसंद आता तो दोष किसका हुआ? ठीक है ना, ये सब बातें कह दूं सबसे कि सिर्फ तुम्हारी मेरी बातें, पर ये बातें तो 17 और 17 में छप चुकी है, बहुत से लोगों ने पढ़ भी नहीं हुई। कई बार अफसोस होता है मुझे कि तुम्हारी डायरी या अपनी इतनी निजी बातें मैंने छपने क्यों दी। तुम्हारी बातें याद आती है ना कि मेरा हक तुम पे पहले नहीं है, सबसे पहला हक तुम्हारे पढ़ने वालों का है, क्योंकि दुनिया में सबसे अहम चीज तुम्हारे लिए तुम्हारा लेखन है, दूसरे नंबर पे तुम्हारे दोस्त, तीसरे नंबर पे मैं। कोई बात नहीं, मेरा कोई नंबर तो था ना राकेश। क्या कहा था तुमने? तुम बहुत छोटी हो। छोटी के अलावा भूली बहुत हो। एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं तुम कभी समझ नहीं पाओगे, और समझने वाले कभी सुखी नहीं होते। मैं अभी भी सुखी नहीं हूं, चाहती हूं कि कम से कम दुख की रेखा तो तुम्हारे साथ लांघ सकूं। मैं राकेश जी से शादी करना चाहती हूं। आप मुझसे जलती हैं, तुम पे थूकेगा भी नहीं। मैं राकेश जी से शादी करना चाहती हूं। उसके बाद माँ रसोई में गई और दौरी होती है ना, उसका ठंडा लेके आई थी। उसके बाद सब कुछ धुंधलाता सा गया। जब मैं उठी तो उठने की हिम्मत नहीं थी, सब कुछ और उलझता चला गया। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। सुबह सुबह मुझे मिलने आते थे मेरे ट्यूटोरियल्स की बात। माँ बड़ी मुश्किल से ट्यूटोरियल्स की निभानी थी, यही चाबी बाजार में। मैं कोका कोला पीती थी, उस हलवाई क्या हो तुम पूरी आलू खाते थे। क्या क्या याद रह जाता है राकेश? तुमने कभी मुझसे पूरी आलू खाने के लिए नहीं कहा, मैंने भी तो नहीं कहा। फिलहाल करे इतवार को तुम मुझे अपने घर ले गए। इतवार को भी हमारे ट्यूटोरियल्स होते थे और उस दिन मैंने मिस किया था, और टैक्सी में मेरा दिल यूं धड़क रहा था कि माँ को पता चल गया तो है नहीं। तो फिर मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गए। वहां कुछ नहीं, वहां टेबल पे 2 फूल मालाएं पड़ी हुई थी। हमने एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाई, एक मिठाई का डिब्बा था, और बन गई मैं अनीता राकेश। फिर फूट के रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर छोड़ाइए, मुझे घर छोड़ाइए। ये सब गलत है, ये नहीं हो सकता। मुझे घर छोड़ाइए, मुझे घर छोड़ाइए, मुझे घर छोड़ाइए। कहने लगे कि मुझे घर चाहिए अन्ना, मुझे जीवन में सब कुछ मिला, सिर्फ एक घर नहीं मिला। मैंने 2 बार अपने अंदर एक घर तलाशने की हिम्मत जुटाई, लेकिन दोनों ही बार मुझे उससे भाग जाना पड़ा। क्या तुम मेरे लिए मेरे अनुकूल एक घर बना सकोगी अन्ना?
मुझे, मेरे घर को। घर एक चैलेंज सा था, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। 6 महीने हो गए थे हमारा रिश्ता जोड़े, लेकिन सच तो ये है कि तुम तब भी बेगानिस थे। उस वक्त की बातें तुमसे कह नहीं पाते थे। सिर्फ जब अम्मा होती थी तो एक मजबूत धरातल मिलता था, लगता था कि घर बन सकता है। लेकिन तुम्हें समझना बहुत मुश्किल था। बीच में कितनी बार तुम शिमला चले जाते, सुबह उठकर बैठते और जम के काम करने की बात करते और फिर पहाड़ों पे भाग जाते, फिर तुरंत लौट आते क्योंकि मन नहीं लग रहा था। मुझसे कहते, तुम कभी सुधरोगी भी? हाँ, मैं? और क्या? तुमने वो कहानी सुनी है कि वे एक बार एक बांस के लंबे गंदे नाखून काटकर एक बुढ़िया ने इसे हमेशा के लिए नकारा बना दिया। तो मैं बुढ़िया हूं, बातें तो हरदम दादी जैसी करती, लेकिन तुम अपने गंदे नाखून बरकरार रखना चाहते हो कि नहीं? आखिरकार शिकार किससे करो? कभी कभी शिकार में पता नहीं क्या हाथ लग जाता। आज धीरे सब तुम्हारे दोस्त बहुत याद आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, मनु राजेंद्र, सुरेश अवस्थी, जवाहर चौधरी, नेमीचंद जैन जी, बंसीलाल कपूर, वीर साहनी, वो जो थिएटर के प्राणी थे, ओम और सुधा शिवपुरी, राजेंद्र भी तो था, रमेश चंद, गुलाटी प्राण, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, तुम्हारे बहुत आत्मीय, शीला जी और शरद जोशी, दुष्यंत। बाहर से तुम अपने सब दोस्तों के साथ जितने इनफॉर्मल थे, अंदर से उतने ही फॉर्मल। कोई नहीं जानता। मैं कभी कभी तुमसे तुम्हारे इन भिन्न व्यवहारों के बारे में पूछती तो कहते, देखो हर आदमी की एक निजी भूख होती है। मैं हर आदमी को एक अलग लेवल पर मिलता हूं। तुम्हें भी ये सब सीखना चाहिए। मेरे बस का नहीं। मैं जैसी हूं वैसी ही हूं सबके साथ। कभी कभी से और ही भूख लगती। तुमने मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया। ये बता कि तू कब जाएगी? मैं इतने साल कभी किसी औरत के साथ नहीं रहा। यहाँ 6 साल होने को आए, पहले एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा, क्या तीसरे का इरादा है? कभी कभी लगता कि जिंदगी से बहुत ऊंचा उठा हुआ एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल इंसान, कभी कभी लगता कि छोटा एक्सट्रीमली इमोशनल बच्चा जिसे ब्रेस्ट फीड करना होगा। एक नालायक बच्चा जो ऐसे घर में रहना चाहता है जहां उसके घर वालों को उसकी नालायकी पे बहुत नाज हो, जिस पर प्यार आ गया उस पर पना हो गए, जिस पर गुस्सा आया उसे पना कर दिया। नींद तुम्हारी नींद तुम्हारी बड़ी कच्ची थी। किसी तरह की डिस्टर्बेंस, तौबा तौबा। सुबह 5 बजे उठकर कौन इन सालों की नौकरियां बजाए? यहाँ तो अपनी नौकरी बजाने से फुर्सत नहीं। गाय बगाए तुमने कोई नौकरी कर भी ली, थोड़ी ईमानदारी से, कम लिखा। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो तुम्हारे जीवन की अस्थिरता और फिर आर्थिक संकट, सियासत, कामता हुआ दरिया, अंधेरे बंद कमरे, नीली रोशनी की बाहें, पैरों तले की जमीन, यहाँ तक कि आधे अधूरे, इन सबके 6-6, 7-7 ड्राफ्ट सब मौजूद है और मैंने बहुत सहेज के रखे हैं। राकेश, अपनी हर कृति को लेकर तुम्हें गजब की पेशेंस थी, जो हर एक नहीं। तुम्हारा मापदंड नहीं था कि लोगों ने उसे सराहा या स्वीकारा कि नहीं। तुम्हारा मापदंड था तुम्हारी निजी ईमानदारी। क्या तुम सबको उस दिसंबर की रात आधा अधूरा छोड़ के चले गए? ये गलत है। तुमसे जिसने जो भी पाया वो अपने आप में पर्याप्त है, पूर्ण है। कम से कम मैं तो यही समझती। तुमने अपनी जिंदगी
अपनी शर्तों पर जी। मेरे साथ तो तुम बहुत उदार रहे, बहुत सहनशील भी। तुम्हारी अन्ना वाकई में बड़ी हो गई, शायद कुछ पूरी भी। बहुत कुछ सिखा दिया है जिंदगी ने, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाद। हमेशा कहते थे जिंदगी का गवाह सिर्फ जिंदगी होती। कमलेश्वर जैसा सच्चा दोस्त कहाँ पाएंगे हम? वही तो थे हमारे उस बीतते हुए दिन के गवाह। पलायन का दिन 24 जुलाई 1963। याददाश्त 22 जुलाई को हमने चुपचाप शादी कर ली है। ये बात सिर्फ कमलेश्वर और अम्मा जानते थे। बम्बई, अब मुंबई कहते हैं, बम्बई के टिकटें रिजर्व हो चुके हैं। मुझे तुमने सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट्स लाने को कहा था। माँ ने उसने टोका भी, क्या जरूरत है ट्यूटोरियल पिलाने की? मामा जी के बताए हुए लड़के से तुम्हारा ब्याह लगभग तय है। जी जहाँ की कह दूं, आज भीगूंगी नहीं तो हमेशा के लिए वंचित रह जाऊं। हमेशा की तरह मन की बात मन में ही रखी। और पढ़ने कहाँ जा पाऊंगी मैं? आज एक बार और जाने दो। और ये कहकर उस घर से हमेशा के लिए निकल आई। ये देखो कमलेश्वर मुझे कह रहा था तुम घबरा जाओगी, बिल्कुल नहीं आओगी। कमलेश्वर से ज्यादा घबराए तो आप लग रहे थे। आना तो मुझे था ही। ये कहकर मैंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दबा दिया था। कौन सी बात, कौन सी फैसले? मुझे तो सिर्फ जीने में भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो सिर्फ आपके अस्तित्व में, आपके होने में, आपके बोलने में, आपके सब कुछ में। इस सबको पाने में पता नहीं कितने तूफान और कितने ज़लज़ले आएंगे। और आपने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर सीने में छुपा लिया। दश्त तन्हा